के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। अयोध्या में राम जन्म परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग मिले हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां मलबे को हटाने और समतलीकरण का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी यहां पर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। विगत कुछ दिनों से जो खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है राम जन्मभूमि परिसर का, जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे पूर्व में मंदिर बना हुआ था, हमको लगता है इस बार जो खुदाई चल रही है उसमें कसौटी के खंभे, इसके बाद कुएं, टूटे फूटे मूर्तियां, शंख चक्र का प्रतीक बना हुआ कसौटी के खंभे पे तमाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ सामग्री मिल रहा है। एसआईटी ने भी बताया था इसके नीचे कोई भवन प्राचीन मठ मंदिर है। तो अब लोगों को आंख खुलना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग चिल्लाते थे कि प्रमाण मांगते थे। देखिए यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए बहुत मूल्यवान ये सामग्री मिली है मंदिर से संबंधित, और यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो नक्काशी हमारे मंदिरों की होती थी, जो मंदिर का जो स्वरूप होता था और जो मंदिर में लगते थे, वो सबके सब अवशेष मिल रहे हैं। जिस समय इसे पुरातत्व विभाग ने किया था उसमें रामलला वहाँ पर विराजमान थे। जहाँ पर रामलला विराजमान थे वहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी ही और न उसका जांच ही हो पाया था। इसलिए रामलला के हट जाने के बाद जब अब इसको खुदाई करके और उसका समतलीकरण किया जा रहा है और जो वस्तु मिल रही है वो अमूल्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई अष्टदल कमल है, कोई चक्र भगवान विष्णु के चक्र के समान है। यह श्री राम जन्मभूमि का प्रमाण है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया पुरातत्व के रिपोर्ट के आधार पर कि इसके पहले यहाँ कोई भव्य मंदिर था जिसको तोड़ करके या उसके मलबे पर इस ढांचा को खड़ा किया गया था। यह ज्वलंत उदाहरण है कि समतलीकरण करते समय यह सब अवशेष मिल रहे हैं। संभवतः राम जी की जो जन्मभूमि है, जो गर्भगृह है, अगर उसके नीचे खुदाई हो तो और भी ज्वलंत उदाहरण मिलेंगे जो राम जन्मभूमि के प्रमाण को परिपुष्ट करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल का हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है उसका ये प्रमाण है और राम जन्मभूमि वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। हम संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास जी इसे प्रमाणित करते हैं। जय श्री राम। ये सारे मंदिर की आकृति की बनावट के जो पत्थर मिले, उन पत्थरों को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने कहकर नकार दिया कि ये विश्व हिंदू परिषद वालों ने रख दिया है। अब जब खुदाई प्रारंभ हो गई है और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं, अब उनको तो विश्व हिंदू परिषद गाड़ नहीं रही है, न विश्व हिंदू परिषद उखाड़ रही है। तो जो स्वाभाविक था, स्वाभाविक रूप राम जन्मभूमि का दिखाई दिया है। कभी किसी कीमत पर कोई भी बाबर नाम का व्यक्ति अयोध्या में आया ही नहीं। अयोध्या में बाबर के नाम पर न कोई गली थी, न कोई मोहल्ला था, न कोई बाड़ था, न कोई घाट था, न कोई गांव था। फिर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कैसे? इसीलिए मैंने हाई कोर्ट की गवाही में कहा था कि वहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं है।
160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तो तूफान से 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि उड़ीसा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तूफान इतना तेज था कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बड़े बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। ज्यादातर मौतें पेड़ से दबने की वजह से हुई हैं। आपको बता दें, अम्फान तूफान, ये चक्रवाती तूफान 21 साल के बाद 1999 में इस तरह का तूफान देखा गया था। उसके बाद कल ये तूफान आया, जिसके बाद तबाही के निशान आपको यहां पर कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का ये तूफान रहा और तूफान के बाद की तबाही और उसकी तस्वीरें। कई ऐसी मंजिलें थी, कई ऐसे घर थे जिनके छत उड़ गए, कई ऐसी गाड़ियां जो कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने के बाद उन पेड़ के नीचे दब गए और उसके बाद ये पानी, जो कि लगता है कि ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर गए और इस बस को दबा दिया। और लॉकडाउन में आज से मुसाफिरों के लिए 2 बड़ी खबरें हैं। जहाँ 1 जून से 200 ट्रेन चलेंगी और आज से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। तो विमान सेवा 25 मई से शुरू होगी और सरकार ने हवाई सफर के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। जो लोग यात्रा करेंगे उनके लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, तभी उन्हें विमान में एंट्री दी जाएगी। यात्रियों को विमान उड़ने के समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जिनकी उड़ान अगले 4 घंटे में होगी, उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री दी जाएगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने और वहां से निकलने के लिए निजी वाहन या अधिकृत कैब सर्विस का ही इस्तेमाल करना होगा। यात्रियों के मास्क, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा किट धारण करना होगा। यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, यानी कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट दी गई है। देश में विमान सेवा बंद होने के ठीक 60 दिन बाद अब 25 मई से फिर से ये 2 महीने से खड़े हुए विमानों के इंजन घड़घड़ाहट होगी इनमें और इसके साथ ही गरजने के साथ ये उड़ान भरेंगे। लेकिन विमान सेवा शुरू करने के पहले सरकार ने और डायल ने, तमाम एजेंसियों ने फैसला किया है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे ताकि जीरो टॉलरेंस जोन हो। इसके लिए ये इंतजाम किए गए हैं कि प्रस्थान और आगमन पर सभी ट्रॉलियां, सभी रैंप, सबको समय समय पर स्टरलाइज किया जाएगा, यानी उनको साफ सफाई रखी जाएगी। इसके साथ ही 700 से ज्यादा यूवी टावर लगाए गए हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे गुजरकर यात्री अंदर जाएंगे, यानी सुरक्षा 100% उसकी गारंटी रखी जाएगी। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएंगी। तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने सीआईएसएफ की आईजी ऑपरेशन ऋतु अरोड़ा से बातचीत की है। सीआईएसएफ की आईजी ऋतु अरोड़ा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, 25 तारीख से फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू हो रहे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। सीआईएसएफ ने किस तरीके की तैयारी की है देश भर के एयरपोर्ट्स को लेकर के? सिविल एविएशन ने अपनी तरफ से गाइडलाइन भी जारी किया। ये जो ऑल इंडिया लॉकडाउन का जो समय था, इसको सीआईएसएफ ने इस्तेमाल करते हुए बहुत ही डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जो कि सारे एयरपोर्ट्स पे यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे। जिन भी एयरपोर्ट से 25 तारीख से भारत सरकार फ्लाइट शुरू कर रही है, उन एयरपोर्ट्स पे इमीडिएटली ये लागू हो जाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स हमारे जो सीआईएसएफ के पर्सनल हैं, वो ड्यूटी जिस समय करेंगे उस विषय में है। ड्यूटी पे पहुंचने के पहले और ड्यूटी से लौटने के बाद उनके अपने जो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सैनिटाइजेशन मेजर्स उनके विषय में हैं, उनकी अपनी हेल्थ, इम्यूनिटी बूस्टिंग उस कनेक्शन में भी हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स बहुत डिटेल में बनाकर सारे ही पर्सनल को इनके बारे में समय समय पर हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं और इसकी तैयारी करने की हम लोग करते आए हैं। और अब ये हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। जिस दिन ये एयरपोर्ट्स चालू होंगे उस दिन हम लोग की ये ड्यूटी जो है आरंभ हो जाएगी। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी नेता ही मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। कुछ देर पहले संबित पात्रा ने रेल और मजदूरों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सवाल किए। पीयूष गोयल ने बताया कि कैसे रेलवे ने मजदूरों के लिए कदम उठाए। अच्छी सफलता पाई है, एक अच्छे विश्व के सामने मॉडल रखा। भारतीय रेल ने भी उसमें योगदान दिया। भारतीय रेल
लगभग 23 तारीख से ही बंद है, जब जनता कर्फ्यू हुई थी। और थ्रू आउट दिस पीरियड, जब तक हमने पहले कुछ 15 स्पेशल ट्रेनें पेयर्स शुरू किए थे, 30 ट्रेन, फिर अगली श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 1 मई से हुई, श्रमिक दिवस से। अब 1 जून से 200 और ट्रेन शुरू होने जा रही है, एक ग्रेडेड तरीके से। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।